उसी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में उन तमाम बातों को सामने रखा है जो आज की तारीख में वैश्विक चुनौतियों के तौर पर भी देखी जा रही हैं और देश में भी कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने इस साक्षात्कार में उन बातों को दोहराया है। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन पंत जी हैं, सीनियर फेलो ORF, और साथ ही हमारे साथ अशोक टंडन जी भी मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हर्ष जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से जो वैश्विक बड़े मंच हैं उन्हें आज अपने में परिवर्तन लाने की वक्त की जरूरत है, नहीं तो जो छोटे समूह हैं वो एक तरह से आने वाले समय में अब लीड लेंगे। जी, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही। और प्रधानमंत्री पिछले कुछ सालों से लगातार अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से चेता रहे हैं कि देखिए कब तक एक जो 1.4 बिलियन का जो ये देश है कब तक रुका रहेगा कि वहां पर बदलाव आए, UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़े, कैसे जो वहां का ढांचा है वो 20वीं शताब्दी से निकलकर 21वीं शताब्दी को रिप्रेजेंट कर पाए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री काफी समय से कह रहे हैं और उन्होंने जो मुझे लगता है आज एक महत्वपूर्ण बात ये कही उसको आगे बढ़ाया। और उन्होंने ये कहा कि अगर बड़े जो मंच हैं, बड़े जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और बदलेंगे नहीं अपने आप को, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं होगा, तो कहीं पर भारत जैसे देशों को जो अपने विचारों को दुनिया के सामने और प्रबलता के साथ आज रखने में सक्षम है, उनको और बाकी देशों को और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसको उन्होंने G20 से लिंक किया कि जिस तरह से भारत ने G20 की अध्यक्षता करी है, जिस तरह से भारत ने G20 को आगे बढ़ाया है एजेंडा को, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि अगर UN जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं आजकल की वैश्विक जो समस्याएं हैं, उन जो चुनौतियां हैं उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, तो G20 जैसे मंच और बाकी जो मंच हैं जिनका भारत हिस्सा है वो आगे बढ़कर इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढेंगे, क्योंकि वो तो ढूंढने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको ढूंढने पड़ेंगे। हम रुक नहीं सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस बदलेगा और उसके ढांचे में मूलभूत परिवर्तन आएगा, तब जाकर हम सुधारों की बात करेंगे, तब हम जाकर जो आजकल की चिंताएं हैं उनको एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो रुक नहीं सकती हैं। अगर वो रुक नहीं सकती हैं तो हमको नए ढांचे तलाशने पड़ेंगे और वो छोटे ढांचे, कहीं पर छोटे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ये बात मुझे लगता है बहुत बड़ी बात भारत की तरफ से उठकर आई है। भारत की शीर्ष नेतृत्व ने ये बात जब रखी है तो उसको दुनिया को काफी सीरियसली लेना चाहिए। जी, हर्षवर्धन जी, हमारे साथ ही अशोक टंडन जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक टंडन जी, इस पूरे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जहां तमाम वैश्विक चुनौतियों की बात की है और खासकर उन मुद्दों को रखा है जो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि G20 के मंच पर भी कुछ मुद्दों का जिक्र जरूर रहेगा, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बातें उन्होंने रखी और एक तरह से पुरजोर तरीके से रखी। 9 साल की आर्थिक वृद्धि जो भारत में दिखाई देती है, भारत की मजबूत होती है अर्थव्यवस्था तो जो दिखती है, उसके पीछे राजनीतिक स्थिरता एक बड़ा कारण उनका कहना है। और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि भारत को देखने का वैश्विक नजरिया पूरा बदला है। प्रधानमंत्री ने जो G20 समिट की ईव पर जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू दिया है, वो एक तरह से G20 समिट का कर्टन रेजर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो G20 समिट में जो देश आ रहे हैं, जिनके राज्याध्यक्ष आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया भी भारत में इस समिट को कवर करने के लिए आने वाला है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है, उसकी पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने एक तो G20 समिट के बारे में एक विस्तार से एक कर्टन रेजर अब मीडिया के सामने रखा है, पूरे विश्व के मीडिया के सामने रखा है, और दूसरा भारत के बारे में भी एक विस्तार से चित्रण उन्होंने विश्व के मीडिया के सामने रखा है, ताकि जब वो यहाँ कवरेज के लिए आए तो उनको इधर उधर से खबरें लेने की बजाय एक प्रधानमंत्री का जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू है, ये एक भूमिका के तौर पर काम करेगा। भारत के बारे में जानकारी देने के मामले में, भारत के विकास यात्रा के बारे में
तो विश्व के मीडिया की जानकारी के लिए मैं समझता हूं ये इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसको पूरा मीडिया, देश का मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एक पूर्व संध्या पर दिया गया कर्टन रेजर के तौर पर देख रहा है। स्वयं पत्रकार के नाते मैं ये कह सकता हूं कि आज का जो ये इंटरव्यू मिला है मुझे G20 की कवरेज में इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए हम इस पर अगर विस्तार से चर्चा करें तो मुझे इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दिखाई दी हैं जो प्रधानमंत्री ने बहुत जोर देकर कही। उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि अब तक हमारे देश में जितने भी विश्व स्तरीय सम्मेलन होते थे वो केवल नई दिल्ली के विज्ञान भवन के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाते थे। कभी भी किसी विश्व स्तरीय सम्मेलन को हमने पूरे देश को जोड़ने की कोशिश नहीं की। ये एक पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमने किया है, यानी G20 की अध्यक्षता का पूरा साल, जब हमने देश के हर कोने में इससे संबंधित जितने भी सम्मेलन हो सकते हैं किए हैं, और वो विस्तार से मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। यानी पूरा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों की राजधानियां हैं, उनमें इस सम्मेलन यानी G20 सम्मेलन से संबंधित एक विस्तृत तौर पर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। ये बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि विज्ञान भवन तक सीमित रहने वाले विश्व स्तरीय सम्मेलन आज पूरी जनता की भागीदारी का हिस्सा बने हैं, और उसमें हम दुनिया अपने देश के हर कोने कोने तक पहुंचे हैं। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने ये मैं आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई उन्होंने कही थी, वो ये है कि ये जो हमारा सम्मेलन हम G20 कर रहे हैं या हमने अध्यक्षता की है, इससे केवल शब्दों और दृष्टिकोण हमारा जो है वही केवल, और हमारे विचार ही दुनिया तक नहीं पहुंचे, बल्कि हमारे भविष्य का जो रोड मैप है वो भी दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। क्योंकि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका मिला है, जिसे अगले 1000 वर्षों तक याद किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत को एक अरब भूखे पेट वाला देश के रूप में देखा जाता था, और अब 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क के 2 अरब कुशल हाथों वाला देश माना जा रहा है। देखिए, भारत ऑलरेडी IT में सुपर पावर बन गया है, लेकिन भारत के प्रति जो जैसे शुरू में कहते थे लैंड ऑफ स्नेक चार्मर, आज भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये जो एक हमारी विकासशीलता की यात्रा है, इसका जो चित्रण प्रधानमंत्री ने किया, ये आज दुनिया के सामने एक स्पष्ट रूप से आया है। क्योंकि G20 समिट के दौरान जो भाषण होंगे वो शायद उस तरह से जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस तरह से आज एक विस्तृत इंटरव्यू देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रधानमंत्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जी हर्षवर्धन जी, जिस तरह से अशोक जी ने कहा कि G20 से पहले ये इंटरव्यू बहुत कुछ कहता है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे मुद्दे रहे आपको लगता है इस पूरे इंटरव्यू में जो G20 के मंच पर भी जिनकी चर्चा रहेगी, और उसमें आप अपनी बात को जोड़ें। उससे पहले सिर्फ ये कि चीन को जो एक तरह से एक संदेश दिया है, चीन की आपत्ति को जो पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री ने खारिज करते हुए कहा है कि देश के किसी हिस्से में भी भारत G20 से संबंधित बैठकें करेगा, करना स्वाभाविक है, ये उसका अधिकार है। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स में जिस तरह से LAC पर डीएस्केलेशन को लेकर बातचीत हुई और फिर G20 में चीन के शामिल होने तक को लेकर जो संदेह है, वहां तक ऐसे में ये संदेश देना बहुत साफ प्रधानमंत्री का चीन को एक संकेत है? जी बिल्कुल ऋतु जी, प्रधानमंत्री ने मुझे लगता है बार बार इस बात का जिक्र किया कि जहां तक G20 जो एक मैकेनिज्म बना है भारत को जोड़ने का, उसमें वो जो भारत के जो अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग हिस्से हैं, जो इस सरकार ने कोशिश करी है कि जिसका अभी टंडन साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के इंगेजमेंट्स हैं, ये सिर्फ दिल्ली तक और उसमें भी एक हिस्से तक सिमट कर ना रह जाएं, उसके लिए जो कोशिशें की गई हैं उसमें ये स्वाभाविक बात है कि भारत G20 को या और जो आगे भी होंगे हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हैं उनको वो वहां तक ले जाएगा जो भारत का हिस्सा है, जो भारत के अंग उसमें वो हिस्से हो सकते हैं जिस पे चीन बार बार आपत्ति जताता रहता है, और वो आपत्तियां प्रधानमंत्री ने अपनी एक ही स्टेटमेंट के साथ उनको दरकिनार कर दिया
क्योंकि वो जो आपत्तियां चीन ने जताई हैं या चीन जताता रहता है वो इस लेवल की है ही नहीं कि उनको तवज्जो ज्यादा दी जाए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ा स्वाभाविक है कि भारत अपने सारे जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उनको भारत के हर हिस्से से जोड़ेगा, और G20 जहां तक भारत ने हर हिस्से से जोड़ने की कोशिश करी, चाहे वो कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश हो या और हिस्से हो, वो बड़ा स्वाभाविक तौर पर एक ऑर्गेनिक तरीके से हमने जोड़ने की कोशिश करी है उसको। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने पुरजोर जवाब दिया, और प्रधानमंत्री ने ये बात एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में कही जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि चीन ने बार बार ये संकेत दिया है और पूरे G20 प्रोसेस में भी ये संकेत दिया है कि उसका जो एजेंडा रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रहा है। हमेशा बार बार ये कोशिश की गई कि भारत जो बड़ी सफलता के साथ G20 को आगे ले जा रहा था उसको किस तरह से कमतर किया जाए। और मुझे लगता है अब भी जब ये अटकलें लगाई जा रही हैं और कि चीन किस लेवल पर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, प्रधानमंत्री ने जो 3-4 बातें कही कि भारत अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि भारत अपने आप ग्लोबल एजेंडा को शेप कर सकता है। और मुझे लगता है वही बात जो G20 में होगी और जिसका उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो तकनीक का मामला हो, ऋण का मसला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, जिसमें अफ्रीकन यूनियन की बात की जा रही है। और प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि जो अफ्रीकी संघ है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए एक मुद्दा है कि हम उसको कैसे G20 से जोड़ें। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विकास जो हमारी घरेलू नीति है उसको वैश्विक तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका एक जो खाका खींचा है, मुझे लगता है न सिर्फ देशवासियों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पर्याय बन गया है कि G20 किस तरह से आगे बढ़ रहा है, बल्कि वो देश जो कहीं पर भारत की सफलता को कमतर आंक रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा जवाब है कि आप चाहे कुछ भी सोचें, भारत अपना एजेंडा तय करके आगे बढ़ने की क्षमता आज रखता है। और इसीलिए G20 जिस तरह से भारत ने किया है वो उसका नजरिया है कि वो दुनिया को और वैश्विक स्थिति को कैसे आंक रहा है और उसमें भारत की जो स्थिति है वो उसको कैसे देख रहा है। तो मुझे लगता है इस सारे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने बड़ी कुशलता पूर्वक इस साक्षात्कार में दिए। जी हर्षवर्धन जी, कई और मुद्दे हैं जो वैश्विक मंच पर जिनकी चर्चा होगी और जिस पर भारत ने एक तरह से नेतृत्व लिया है और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अशोक जी, जिस बात को हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे भारत की उस पूरी एक छवि को जो बदला गया है उसमें लंबे समय का, यानी अगर पिछले 10 साल की हम बात करें, जो आर्थिक सुधार किए गए हैं, सामाजिक सुधार किए गए हैं, क्या आपको लगता है उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि 2047 तक जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तब भारत मुक्त होगा भ्रष्टाचार से, भारत मुक्त होगा जातिवाद से? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये बात तो प्रधानमंत्री पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि भारत 2047 तक जब आपने आजादी के 100 साल मनाएगा तो एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा और उसमें किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार और ये जितने भी हमारी बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। लेकिन एक बात मैं और यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने G20 समिट में होने वाले एजेंडा की तरफ भी स्पष्ट रूप से एक ध्यान हमारा आकर्षित किया है। तो मैं समझता हूं कि मीडिया के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मीडिया के सामने कौन से मुद्दे G20 में आने वाली हैं। तो उस और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि इस समिट में जितने भी साइबर क्राइम के मामले आएंगे या जो साइबर स्पेस में अवैध वित्तीय गतिविधियां हो रही हैं और आतंकवाद, इनके खिलाफ लड़ाई में जो एक नया मसौदा पेश किया जाएगा G20 समिट में, उस ओर भी प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। और ये प्रमुख एजेंडा भी G20 समिट का रहने वाला है और इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साइबर स्पेस के खिलाफ एकजुटता और वैश्विक सहयोग एक दूसरे से, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी फाइनेंशियल क्राइम, ये चीजें भी G20 समिट में बहुत उभर कर आने वाली हैं। इस ओर प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया। हमने पूछा था कि जो हमारे देश की प्रगति हुई है उसमें जो स्थानीय हमारा विकास है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामाजिक दृष्टि से हो, उस ओर प्रधानमंत्री ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जो समय समय पर मीडिया में सवाल उठते रहते थे। प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री अपनी बात केवल भाषणों के द्वारा करते हैं। तो इस एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उन सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया है जो समय समय पर न केवल मीडिया के मन में सवाल उठते हैं बल्कि राजनीतिक दल
दलों के मन में भी सवाल उठते हैं और वो चाहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं सामने से आकर उन मुद्दों पर अपना जवाब दें। तो आज प्रधानमंत्री ने उन सभी मुद्दों पर जवाब दिया जो समय समय पर लोगों के मन में उठते थे, और एक जिसको हम अपने जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय सभी तरह के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया है। और ये मंथन इस पर मीडिया करता रहेगा कुछ दिन के लिए, और यही भूमिका पृष्ठभूमि बनेगी G20 समिट की मीडिया की कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ हर्षवर्धन जी, हालांकि अशोक जी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि आपराधिक उद्देश्यों के लिए जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके जवाब में एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि की तरफ भी एक सहमति बननी चाहिए सब तमाम देशों में, जिस बात का उन्होंने जिक्र करा कि G20 के मंच पर। लेकिन जलवायु परिवर्तन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत साफ कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान का एक बड़ा हिस्सा भारत को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी उस पूरे अप्रोच में एक तब्दीली की जरूरत है, रिस्ट्रिक्टेड से कंस्ट्रक्टिव होने की जरूरत है। क्या आपको लगता है इसी तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम विकासशील देश जो इस समय कर्ज से जूझ रहे हैं, उसके लिए एक पूरी रणनीति और उस पर एक सहयोग की जरूरत है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की विदेश नीति में आया है वो ये है कि भारत अब एक तरह से सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर खड़ा होने की क्षमता रखता है। भारत सोल्यूशंस दे रहा है दुनिया को कि किस तरह से ये जो वैश्विक चुनौतियां इनसे जूझा जाए, उनके समाधान निकाले जाएं। और वो मुझे लगता है जलवायु परिवर्तन जिसका आपने जिक्र किया वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय बड़े एक तबके के लिए बना हुआ है। और उसमें भारत का जो अप्रोच चेंज हुआ है, जिस तरह से बदला है, जहां भारत सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि जो विकसित देश हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए उनको सारा काम करना चाहिए। भारत ने अपनी भी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट करी है और 2070 जो नेट जीरो का प्रधानमंत्री ने एक तरह से आह्वान किया था, जो एक प्लान ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया है देश को, उसके बेसिस पर भारत एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा है। और जहां तक विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो खाई है और उसके बीच में जो जिस तरह से भारत एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, भारत ने ये कहा है कि हमको कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहिए विकासशील और विकसित देशों के बीच में, जहां पर विकासशील जो देश हैं जिनकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए विकसित देश क्या कर सकते हैं, कितना फाइनेंस दे सकते हैं, कितनी तकनीक दे सकते हैं, किस तरह से नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, उन सब की जिम्मेदारी किसी एक तबके के ऊपर नहीं है। और प्रधानमंत्री और भारत जिस तरह से इसका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, तकनीकी इशू हो, अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म की बात हम कर रहे थे, ICT की बात कर रहे थे, ये सारे मुद्दे ऐसे, ऋण की जो चुनौती है, डेट ट्रैप जो होता जा रहा है, कई ऐसे छोटे देश हैं जिनके ऊपर इतना ऋण है आज कि वो चुका नहीं पा रहे हैं, और वो सारी जो इकोनॉमिक उनकी अर्थव्यवस्था की जो हालत है, उससे पूरी जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उस पर फर्क पड़ रहा है। तो उसमें भारत जैसे देश, जो कि इस समय भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो वो जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए भारत की क्रेडिबिलिटी, भारत की विश्वसनीयता दुनिया भर में बढ़ रही है। और G20 का प्लेटफॉर्म इसीलिए आज बहुत एक अलग ढंग से देखा जा रहा है। देखिए, बड़ी बात ऋतु जी है कि पहले भी G20 के समिट्स होते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह का उत्साह, इस तरह का एक मोमेंटम हमने नहीं देखा कि पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ, वहां पर आपको आया और चला गया। लेकिन भारत ने जो एक साल, पूरे साल इसका नेतृत्व किया है, और जिस तरह से वैश्विक चुनौतियों के सामने को सुलझाने के लिए अपनी बात आगे रखी है, उससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। नेतृत्व में एक परिवर्तन की बात भारत ने करी है, भारत के नेतृत्व को लेकर उत्साह बढ़ा है। और मुझे लगता है दुनिया भर की निगाहें इसीलिए इस समिट पर आज इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि एक ऐसा मंच बन गया है जहां से हम वैश्विक चुनौतियों के समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। G20 से ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये विस्तृत इंटरव्यू जो तमाम मुद्दों को छूता हुआ गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उन तमाम वैश्विक चुनौतियों के समाधान के तौर पर भी भारत किस तरह से लीड कर सकता है G20 के मंच से, उसके भी साफ संकेत दे दिए हैं। बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत सारे संकेत ऐसे अपने इस इंटरव्यू से उन्होंने दिए हैं, जो ये साबित करता है कि आने वाले समय तक 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, जिसकी मजबूती के लिए, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पे या सामाजिक मोर्चे पे, वो जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनका निरंतर जारी रहना भी कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस विस्तार से प्रधानमंत्री के साक्षात्कार पर चर्चा के लिए। धन्यवाद। और